हेलो एवरीवन, मैं पूनम वर्मा द नॉलेज अचीवर्स में आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बढ़िया से करोगे। सो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मेरा एक क्वेश्चन था कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कौन कौन से क्षेत्रों में फैला है। तो इसका आंसर है पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा अफगानिस्तान। इन तीनों देशों को ये कवर करता है, इन तीनों देशों में इसका विस्तार है। और इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं जिसका नाम है क्या बताती हैं किताबें और खबरें, लेसन नंबर 4 क्लास 6। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 4 क्लास 6, जिसमें चैप्टर का नाम है क्या बताती हैं किताबें और खबरें। तो सबसे पहले हम जानते हैं वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल वो काल है जिसमें हमारे ग्रंथों, पुराणों और वेदों की रचना हुई थी। सबसे पहले हम लिखते हैं वैदिक काल। नेक्स्ट है कि वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या था। वैदिक काल का टाइम पीरियड था 1500 से 600 BC। ये वैदिक काल का टाइम पीरियड था। और वैदिक काल को भी दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला नाम है ऋग वैदिक काल। क्या नाम है? ऋग वैदिक काल। और ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है? ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 से 1000 BC। क्या टाइम पीरियड है ऋग वैदिक काल का? 1500 से 1000 BC। और दूसरी हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है? उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1000 यानी 1000 से 600 BC तक। तो ये थे वैदिक काल के दो पार्ट्स। कितने भागों में बांटा गया है? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है? 1500 से 1000 BC। और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है? 1000 से 600 BC। अब हम जानते हैं इनमें अंग के बारे में कि वेद। सो स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल के अंदर के बारे में, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ की नदियों की। तो यहाँ पर जो पवित्र नदी मानी जाती थी वो थी सिंधु और सरस्वती नदी। कौन सी नदी थी? सिंधु नदी और सरस्वती नदी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में पवित्र नदी मानने वाली वो थी गंगा नदी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे व्यवसाय कौन कौन से प्रचलित थे। तो ऋग्वैदिक काल में जो व्यवसाय थे वो थी पशुपालन, यहाँ पे पशुओं को पालने का व्यवसाय था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कृषि के बारे में वर्णन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं युद्ध। यहाँ पर युद्ध किस कारण से होते थे? तो यहाँ पर युद्ध होते थे पशुओं के लिए, पशुओं को पाने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में। तो यहाँ पे जमीन के लिए युद्ध होते थे। किसके लिए युद्ध होते थे? जमीन के लिए युद्ध होते थे। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें ऋग्वैदिक काल में देवता के बारे में। तो यहाँ पर जो देवता थे वो कौन कौन से पूजे जाते थे? हमने आपको पढ़ा था मोस्ट इंपॉर्टेंट इंद्रदेव। इंद्रदेव को कौन से देव कहा जाता है? युद्ध के देवता कहा जाता है। और उत्तर वैदिक काल में देवता कौन से प्रमुख थे? प्रजापति। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तो यहाँ पर महिलाओं को एक अर्धांगिनी का स्वरूप दिया गया था। और यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को अधीन समझा जाता था, यानी अपने अधीन समझा जाता था। तो यहाँ से और यहाँ तक महिलाओं की स्थिति में बहुत ज्यादा गिरावट आई थी और बहुत ज्यादा अंतर आया था, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को समानता का अधिकार था, लेकिन यहाँ पर महिलाओं को समानता बिल्कुल असमानता का अधिकार था। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ण के बारे में। यहाँ पर कैसे माना जाता था वर्णों को। तो यहाँ पर ऋग्वेद में हम बात करते हैं तो कर्मों के आधार पर, और उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर, यानी जिस कुल में जन्म उसी का सरनेम, यानी उसी की जाति का अनुसरण करते थे। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं वेदों के बारे में। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन और सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड हमने पढ़ा था। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या होता है? ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड होता है 1500 से 1000 BC। कितना टाइम पीरियड होता है? 1500 से 1000 BC। और बाकी उत्तर वैदिक काल में ये तीनों वेद आते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में। ऋग्वैदिक काल हमारा प्राचीन वेद है, और प्राचीन वेद के होने के साथ साथ इसमें सभी प्रकार की प्रार्थनाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद में सभी प्रकार के यज्ञों का उल्लेख किया गया है, और इसी में ही बलि व्यवस्था के बारे में भी बताया गया है। तीसरी हम बात करते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद में मंत्रों का उच्चारण है, मंत्रों के बारे में बताया गया है, और इसी में ही
7 स्वर के उद्गम होने की भी जानकारी मिलती है। यानी सामवेद को हमारे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अथर्ववेद के बारे में। जितने भी हमारे अंधविश्वास से रिलेटेड कार्य हैं वो सभी अथर्ववेद में आते हैं। तो ये थे हमारे 4 वेद। और सबसे पहले हम बात करेंगे अब ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के बारे में समझेंगे, इसमें कितने प्रकार की प्रार्थनाएं पाई जाती हैं, कौन कौन से देवताओं को पूजा जाता है और सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आगे ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वैदिक काल के बारे में। ऋग्वैदिक काल सबसे प्राचीन वेद है, ये हमें पता ही है, जिसका टाइम पीरियड कितना था 1500 से 1000 BC। और इसमें 1028 सूक्त पाए जाते हैं। और सूक्त को क्या कहते हैं? सूक्त को ही अभी प्रार्थनाओं के बारे में भी हमने पढ़ा था, सूक्त को ही प्रार्थना कहते हैं। यहाँ पे 1028 टाइप की प्रार्थनाएं पाई जाती हैं। और यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण देवताओं का उल्लेख हुआ है। और 3 महत्वपूर्ण देवता कौन से हैं? पहले अग्निदेव, इंद्रदेव और सोम। अग्नि यानी अग्निदेव के बारे में बताया गया है। इंद्र यानी इन्हें युद्ध देव के नाम से जाना जाता है। और सोम एक पौधा है जिससे एक खास तरह की पेय यानी लिक्विड पदार्थ बनाया जाता था, जिसे आप सोम रस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी भाषा के बारे में। तो यहाँ ऋग्वेद काल में ऋग्वेद जो हमारा वेद है उसकी भाषा थी प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत। और इसी ऋग्वेद में हमारे 4 वर्णों के बारे में भी उल्लेख किया गया है। 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं? 4 वर्ण होते हैं क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, जिसमें ब्राह्मणों ने इन सभी वेदों को इन सभी में अलग अलग प्रकार के जन्मों के आधार पर और कर्मों के आधार पर विभाजित किया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण वो थे जिन्हें वेदों को लिखने का, वेदों को पढ़ने का, इन सभी का अधिकार प्राप्त था। दूसरे हम बात करते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय जो प्रजा की सेवा, प्रजा की रक्षा करना, युद्ध लड़ना और शासन करने का सभी तरह के अधिकार इन्हीं को प्राप्त थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैश्य। वैश्य फॉर एग्जाम्पल बिजनेसमैन, व्यापार, किसान, जो बड़े बड़े किसान होते थे वो इन्हीं में आते थे। नेक्स्ट बात करते हैं हम शूद्र। शूद्र वो व्यक्ति होते थे जो इन तीनों वर्णों की सेवा किया करते थे। तो ये पढ़े हमने 4 प्रकार के वर्ण। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे के बारे में। वर्णों को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले नाम है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? 4 प्रकार के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्राह्मण के बारे में। ब्राह्मण वो होते थे जिन्होंने वेदों की रचना की थी, जो यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं। किसने की थी? वेदों की रचना, यज्ञ या अनुष्ठान करना। क्या अधिकार था इन्हें? यज्ञ और अनुष्ठान करने की और वेदों को पढ़ने की, वेदों की रचना करने की। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय वो होते थे जो शासन कार्य संभालते थे। शासन कार्य संभालना, प्रजा की रक्षा करना, ये सभी कार्य किसके थे? क्षत्रिय के। शासन काल किसका शासन था? क्षत्रियों का। और इन्हीं के कार्य थे, ये यज्ञ और अनुष्ठान करवाते थे। यज्ञ अनुष्ठान करने का कार्य किसे था? ब्राह्मण को। और यज्ञ और अनुष्ठान करवाने का कार्य किसे था? क्षत्रिय वर्ग को। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैश्य। वैश्य में जब हम बात करते हैं तो सभी व्यापारियों के बारे में हम यहाँ पे वर्णन कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग आ जाते हैं, किसान वर्ग भी इसी में आ जाते हैं। व्यापारी वर्ग हो गए, किसान वर्ग हो गए, जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं वो भी वैश्य वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शूद्र। शूद्र वो लोग होते हैं जो इन तीनों वर्णों की सेवा करते थे। कौन से? जो तीनों वर्णों की क्या करते थे? सेवा करते थे। और इन सभी का विभाजन किन्होंने किया था? इन सभी का विभाजन ब्राह्मणों ने किया था। और स्टार्टिंग में ये जो विभाजन था ये था कर्म के आधार पर। कैसे था? स्टार्टिंग में ये विभाजन था कर्म के आधार पर। जब हम ऋग्वैदिक काल के बारे में अध्ययन करते हैं तो ऋग्वैदिक काल में ये सभी इन सभी का विभाजन कर्मों के आधार पर था। मतलब जिसका जैसा काम, जिसका जैसा कार्य, जिसके जैसे कर्म, उसी हिसाब से उन्हें वर्ण दिए जाते थे। लेकिन बाद में ये जो रूल था बिल्कुल चेंज हो चुका था। जैसे हम उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हम यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद,
यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज़ बिल्कुल चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है? यहाँ पर कर्म के आधार पर था और वहाँ पर हो जाता है जन्म के आधार पर, कि जिसका जिस जाति में जिस कुल में जन्म होगा वो उसी प्रकार की जाति का अनुसरण करेगा। तो ये थे हमारे वर्णों के बारे में और कर्म और जन्म के आधार पर वर्णों की विभाजन के बारे में। सो गाइस, अब हम पढ़ते हैं महापाषाण काल के बारे में। पढ़ेंगे महापाषाण काल के बारे में। महापाषाण में महा का अर्थ होता है बड़ा और पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी बड़ा पत्थर, जिसमें ये महापाषाण का यूज होता था जहाँ पर लोगों को दफन करने का काम होता था, जहाँ पे कपड़े बनाने का काम होता था, वहाँ पर इस बड़े पत्थर का यूज किया जाता था। और ये जो प्रथा है ये कब स्टार्ट की गई थी? ये स्टार्ट की गई थी लगभग 3000 साल पहले। और ये कहाँ पर प्रचलित थी ये वाली प्रथा? तो दक्कन में और दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में, इन सभी जगह पर ये प्रथाएं प्रचलित थी। और ये जो कब्रें बनाई जाती थी इनमें भी लोगों में असमानताएं पाई गई हैं। असमानताएं किसमें होती है? आर्थिक असमानता होती है, जिसमें गरीबी और अमीरी के बारे में पता चलता है कि कौन से लोग गरीब थे और कैसे लोग अमीर थे। यानी जिसकी कब्र के पास गहने, जेवरात यानी आभूषण वगैरह पाए जाते थे वो अमीर वर्ग माने जाते थे, और जिस कब्र के पास सिंपल मिट्टी के बर्तन वगैरह पाए जाते थे, नॉर्मल चीजें पाई जाती थी, वो सभी कौन से वर्ग से थे? वो सभी निर्धन वर्ग थे। तो ये थी हमारे महापाषाण काल में लोगों के असमानताएं, आर्थिक असमानताओं के बारे में पता चलता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं इनाम गांव के बारे में। इनाम गांव, पहले भी मैंने ये क्वेश्चन था कि इनाम गांव कहाँ पर स्थित है? इनाम गांव कहाँ पर स्थित है? भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे स्थित है। और यहाँ पर लगभग 3600 से 2700 साल पहले लोग यहाँ पर निवास किया करते थे। और यहाँ पे एक विचित्र तरह की कब्र पाई गई है जो पूरे गांव में एक बीच में एक घर है जिसमें 5 कमरे हैं और 5 कमरों के बीच के आंगन में एक व्यक्ति की कब्र बनाई गई है, और यहाँ पर कब्रों के साथ साथ खाने की वस्तु, पीने की वस्तु और अलग अलग प्रकार के आभूषण भी रखे जाते थे। तो ये था हमारे इनाम गांव के बारे में और ये सभी चैप्टर के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा ऋग्वैदिक काल के बारे में, वर्णों के बारे में, महापाषाण काल के बारे में, उत्तर वैदिक और ऋग्वेद के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये सभी समझ आए होंगे और आपने इन नोट्स को सबसे बढ़िया तरीके से बनाए होंगे। और मैं आशा करती हूँ आप अपने नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें और उन नोट्स को रोज रिवाइज भी करते रहें ताकि आपको याद होता रहे। सो गाइस, अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 के बारे में, पढ़ेंगे और समझेंगे। टिल देन, सी यू, बाय बाय, टेक केयर एंड